बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेल्फ टेस्ट। अब चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ टेस्ट में अगर आप लोगों ने देखा, प्रैक्टिस की होगी, तो ना सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, बल्कि आप लोगों को कॉस्ट बिहेवियर के क्वेश्चन भी मिले। इवन कि काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को इक्वेशन से रेलिवेंट भी मिले। इस यही वजह थी कि हम लोगों ने इक्वेशन के चैप्टर को फिर पहले पढ़ लिया। अब जब हम लोग इसके सेल्फ टेस्ट को सॉल्व करने लगेंगे ना, हमें कोई क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास इस सेल्फ टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए था वो सारे का सारा हमारे पास है पड़ा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, वन बाय वन अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुके होंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही हम लोग आंसर बता सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन को। जैसे ही आप लोगों ने डाटा देखा होगा, तो आप लोगों से पूछा गया है कि आपने लाइन ए सी की इक्वेशन बतानी है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट ए देखा, यहाँ पर पॉइंट सी देखा, तो हमें पता चल गया कि ये तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने इस कांस्टेंट की जगह पर वैल्यू बतानी है, तो कौन सी वैल्यू बताएंगे? जहां पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 6 पर। तो हम लोग इसकी इक्वेशन बना देंगे y इज इक्वल टू 6। हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी इसकी मैं एफर्ट पुट करनी थी आप लोगों ने। एनी डाउट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, तो आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्लोप और वो इस पॉइंट में से गुजरे। अब अगर आप लोग देखें ना, 0 और 5, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, अ पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली वाई इनडायरेक्ट वे में उसने आपको वाई इंटरसेप्ट बता दिया। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना था, स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने यूज कर लेनी थी, और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती वाई इज इक्वल टू -2x प्लस। अब देखो स्टार्ट में नेगेटिविटी आ गई ना, तो उसने इसको क्या किया कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी और नेगेटिव वैल्यू को जाकर बाद में लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या 5 + 3 करें, 3 + 5 करें, आंसर 8 ही रहेगा आपके पास। तो अब देखें हमारे पास इससे रेलिवेंट रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन देखें, हमने स्लोप बताना है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। स्लोप कैसे बताएंगे इसके लिए? अब देखो, स्लोप बताने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है, क्योंकि कांस्टेंट का स्लोप में कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, स्लोप कांस्टेंट का ताल्लुक कहां पर होगा? जब आपने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज बतानी होंगी। स्लोप के लिए हम लोग क्या कहते हैं? द वैल्यू m इज इक्वल टू -a/b। तो -a -3 अपॉन -b, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये इस इक्वेशन का स्लोप है 3/4, लेकिन आपसे क्या पूछा गया? तो 3/4 को नहीं जाके टिक कर देना। अब हम लोग जाके किसको टिक करेंगे? -4/3, इसका इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। और वो क्या बनेगा इनवर्स एंड रेसिप्रोकल? -4/3। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज वेदर द पेयर ऑफ लाइंस, ये दो लाइंस गिवन, कहते हैं ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या नाइदर है। अब ये डिसीजन कैसे लेना होता है हम लोगों ने? स्लोप की वैल्यूज को फाइंड करके। तो हम इनके स्लोप की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हमारे पास क्या बनेगा? m1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये +7 दूसरी साइड पे चला भी जाए -7 हो जाएगा, इसका हमारे स्लोप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो y के साथ क्या कोई कोफिशिएंट है? 1 है। अगर 1 के अलावा कोई और होता तो उसने इस x के कोफिशिएंट को चेंज कर देना था, लेकिन 1 होने की वजह से इसने x के कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना, एज इट इज उठा लो। तो ये आपके पास स्लोप की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहां पर देखें, तो अब देखो y के साथ कोफिशिएंट है, तो x के साथ कोफिशिएंट 1, तो मैं इसका स्लोप 1 नहीं बता सकता। अब इसके स्लोप की वैल्यू मैंने क्या बतानी है? m2 इज इक्वल टू -1/। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो,
तो एक दूसरे के इनवर्स एंड, और अगर दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनके स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल्स हों, हम उनको कौन सी लाइंस कहते हैं? बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? अच्छा, फिर आपसे कहता है y इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे ही इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। किसी को कोई एतराज? अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 3, ये y इंटरसेप्ट बन जाएगी, और जो x का कोफिशिएंट है -4, ये स्लोप ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा। और हम लोग जाके टिक करेंगे ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन सी, y इंटरसेप्ट ऑफ 3 एंड स्लोप ऑफ -4। इसी तरह जैसे ही उसने कहा ना कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो माइंड में क्लिक कर गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इसके स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो आपसे क्या पूछा गया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज 0। कुछ भी पूछ ले आप उसको इजीली बता सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जैसे ही आप देखते हैं ना कि एक्स कांस्टेंट हो गया है, तो आपके पास एक वर्टिकल लाइन बन जाती है पैरेलल टू y एक्सिस परपेंडिकुलर टू, एंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज इंफिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a firm's fixed cost is rupees, this variable cost and total cost function। तो अब टोटल कॉस्ट फंक्शन, अब आपके लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाना बहुत इजी है, लेकिन स्टार्ट में कितना प्रॉब्लम सा हो रहा था। अब देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x प्लस, किसी को कोई डाउट? और हम लोग जाके टिक कर देंगे। अब जिसको हम पहले y कहते थे वो उसको c ऑफ x, कॉस्ट ऑफ x नंबर ऑफ यूनिट्स, वो इस तरह से इसको कह रहा है। तो कुछ भी आप इसको नाम बोल सकते हैं। टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज। अब यहां पर दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर आप लोगों को उनकी टोटल कॉस्ट बताई गई, और आपसे क्या पूछा गया, 10 कॉपीज की कॉस्ट हमारे पास क्या होगी। अब यहां पर देखें 5 के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपके पास एक पॉइंट ये बन जाएगा 5 एंड, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बनेगा 8 एंड। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट का स्लो फाइंड करो। अब ये याद रखिएगा एक्स के साथ एक्स का पॉइंट ना बता देना, मतलब दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स और दोनों कॉस्ट का एक एक पॉइंट ना बना लेना। एक नंबर ऑफ यूनिट के साथ उसकी कॉस्ट, फिर दूसरे पॉइंट में दूसरी एक्टिविटी लेवल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ उसकी कॉस्ट, क्योंकि हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू के साथ एक कोऑर्डिनेट बनाना होता है। क्लियर? अब जैसे ही इसका स्लोप हमने फाइंड किया 116 माइनस डिवाइडेड बाय 8 माइनस इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, अब अपनी कॉस्ट इक्वेशन में जाओ और इन दोनों पॉइंट्स में से कोई सा एक पॉइंट चूज कर लो। कौन सा? 5 एंड 80। तो अब 80 टोटल कॉस्ट है, और कॉस्ट इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y के साथ। तो y की जगह पर 80, m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। अब यहां से फिक्स्ड कॉस्ट आप बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड करोगे, और आपको यहां से फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है 20। कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी आप लोगों के पास, y इज इक्वल टू 12x प्लस, ये कॉस्ट इक्वेशन बन गई है अगर आपसे पूछी जाए तो। लेकिन क्या आपसे कॉस्ट इक्वेशन पूछी गई? आपसे क्या पूछा, 10 यूनिट्स के लिए टोटल, तो x को अब जाके रिप्लेस कर देंगे विद 10, तो आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। किसी को डाउट? अच्छा, सेम 1.9 बिल्कुल ऐसा ही है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स, और हम लोगों ने एट द एंड उसे बता देना है 95 सेट्स के लिए टोटल कॉस्ट। अच्छा, 1.9 पे ना मैं मेथड 2 अप्लाई करने जा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दोनों सेम सेम, ये मेथड 1 से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ना मेथड 2 बताने जा रहा हूं क्वेश्चन 1.9 पर। और वो मेथड 2 क्या है, आप इक्वेशन बना लो कि जैसे अब यहां पर देखो
इतनी अगर आपके पास टीवी सेट है तो इनकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपको y और x बता दिया, एम आई राइट? और कॉस्ट इक्वेशन आपके पास क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस, इसमें आके पुट कर दो y की जगह पे y की वैल्यू कितनी, 220,000 इज इक्वल टू, क्या m की वैल्यू है आपके पास? मिसिंग वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं इसको, ओके हो गया। लेकिन क्या x की वैल्यू है? हाँ जी, कितनी? तो इधर क्या लिखवा आके 80, बेसिकली m आएगा, लेकिन मैं चले m कर लेते हैं, प्लस, किसी का एतराज? इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना लो। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी? 287,500 इज इक्वल टू 125 m प्लस 3। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रही हो? हाँ, सिर्फ फर्क क्या है कि अब आपने m को अज्यूम कर लेना है और c को अज्यूम कर लेना है। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? उठाने हैं अपने कैलकुलेटर्स, ये देखिए, और जाकर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। a की वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन में, a की वैल्यू क्या आ रही है बताएं? 80, शाबाश। m को x कंसीडर किया था ना, तो x का कोफिशिएंट a की वैल्यू होता है 80, प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है? ये प्लस नहीं, इज इक्वल टू, उसके बाद हाँ जी y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 220,000। ऑल राइट, सेकेंड इक्वेशन जाके पुट करें, a की वैल्यू, c की वैल्यू 1 है इधर भी, और कांस्टेंट 287,500 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई, और ये x क्या बन गया? ये x क्या बन गया? m, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी आपके पास? 1500। और यहीं से y की वैल्यू फाइंड कर लो, विच इज इक्वल टू 100,000। और ये y क्या है आपके पास? फिक्स्ड कॉस्ट। यहां से वेरिएबल कॉस्ट का पता चल गया, यहां से कहीं समझ तो नहीं आ गई? सबको तो नहीं आई ना? चले, अब आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने से क्या बताना है? 95 सेट्स के लिए टोटल कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? 1500 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 100,000, और जाकर इसको सॉल्व कर लें। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 95 प्लस 100,000, 242,500। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब डाटा एक जैसा ही था, जस्ट वैल्यूज का ही फर्क था ना। ये मेरे पास था मेथड 1, और ये मेरे पास आ गया मेथड, दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वैसे चले जाओ। बात क्लियर? किसी को डाउट? नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कि कॉस्ट इक्वेशन ना उसने खुद से बना दी। ये आपके पास कॉस्ट इक्वेशन है, साथ में आपको क्या बता दिए? इसकी सेलिंग प्राइस बता दी, और आपसे क्या पूछा? ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी जिन पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं। अब अगर यहां पर देखो तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे टोटल कॉस्ट गिवन है, साथ में सेलिंग प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स करो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एम आई राइट? तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ चलो और कॉस्ट इक्वेशन को देखो तो पता चल नहीं रहा कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। एक्स के साथ जो आपको 15 नजर आ रहा है, ये बेसिकली आप लोगों की वेरी, और यहां पर ये आपको, और बताना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो सिंपल सा मेथड क्या है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, एंड आंसर इज 650। 650। हाँ जी, किसी को डाउट? ऑल क्लियर? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, अब इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इनको सॉल्व करें। अच्छा, 1.11 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसमें क्या बताना था आप लोगों ने? 8 रुपीज आपके पास क्या मौजूद है? पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, फिक्स कॉस्ट इज एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज। और इस तरह देखिए, आप घबरा जाना क्या पता नहीं क्या पूछ लिया हम लोगों से, है ना? नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली जाओ, आपने उसको क्या बताना है। और ब्रेक इवन पॉइंट, अगर इस किस्म का डाटा गिवन हो तो फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन फ्रैक्शन है, एक और फ्रैक्शन लगा दो और यहां पर लिख दो 22 बाय इज इक्वल टू, आंसर आ गया 900, टिक हो गया हमारे पास। कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज -3, जाके -3 को टिक कर दो। इसी तरह जब 1.13 पर आप लोग पहुंचे एंड 1.14, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। सिर्फ बात क्या है कि आप लोगों से कहते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो एक्स एंड वाई मौजूद हैं और ये हमारे पास इक्वेशंस है। तो बताओ इनमें से पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? कौन से होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? जो एक ही स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हो, या मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स में आपसे कहूं तो लाजमी बात है, जब मैं इसका इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी किसी भी डायरेक्शन में। सपोज मैं करता हूं कि कुछ इस डायरेक्शन में, वैसे स्लोप के मुताबिक देखा जाएगा कि इसकी जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बेसिकली -4/3 स्लोप आ रहा है, तो डाउनवर्ड को बनेगी। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन पर लाजमी बात है ये भी तो एक कोऑर्डिनेट मौजूद होगा। इसी तरह से ये भी एक कोऑर्डिनेट मौजूद है, इसकी अपनी वैल्यू होगी। जहां पर एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पे मौजूद है, एक और कोऑर्डिनेट जहां पे मौजूद है, मतलब बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट्स, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और ये सारे पॉइंट्स क्या इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे? कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। गॉट इट? तो हमने ना यहाँ पर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो कैसे हमें पता चलेगा? इसको हम लोग हमेशा ऑल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। किस तरह? अब मुझे तो नहीं पता ना कि भाई क्या आंसर आने वाला है। मैं लाजमी बात है फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट पॉइंट पर जाऊंगा। इस वक्त मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिल रही हैं। मैं आया इस इक्वेशन में और यहाँ पर जहां एक्स नजर आएगा वहां पे पुट करूंगा 2, और जहां पे वाई नजर आ रहा है वहां पे पुट करूंगा। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 4 × 2 +3 × 7 एंड आंसर इज। और यहां पर क्या था? मैच कर गया। अच्छा, इस पॉइंट से तो हम हैप्पी हो गए, ऐसा लगा जैसे आधा ऑप्शन ठीक हो गया है। लेकिन आपने इस ऑप्शन को नहीं टिक कर देना। अब आपने दूसरे से पूछना है कि भाई क्या तुम भी इसके साथ सेटिस्फाई करो कि इस बात से एग्री करते हो? तो उसने कहा चेक करके देख लो भाई। अब जैसे ही इसको चेक किया, 4 × 3 +5 × 3 × 5, तो जैसे ही इसको चेक किया इसने कहा और हमें क्या चाहिए था, तो इसने सेटिस्फाई, तो हम ऑप्शन ए को टिक नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, फिर इसी तरह से उसने हमसे क्या पूछा था, कौन से कोऑर्डिनेट्स? पॉजिटिव इंटीजर, तो सी को वैसे ही चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सी में 2 और 7 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर चेक हो चुका था। अब किसको चेक करना था हम लोगों ने? 5 और -3, लेकिन ड्यू टू नेगेटिविटी हम इसको भी चेक नहीं करने जा रहे। फिर देखो यहां पर पहुंचे, अब ए और सी कैंसिल हो गए। जब बी और डी के पास आए तो आप देखें इन दोनों के पास ये पॉइंट कॉमन है, मतलब ये हर हाल में सेटिस्फाई करेगा। और 2 और 7 हम लोग पहले से चेक कर चुके हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई डाउट?
1.14 line has equations y is equal to 3x plus 7 and passes through the point कौन सा, then the value of h is, अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, कोमा बेसिकली सेपरेटर होता है x एंड y के दरमियान। तो इस के मुताबिक अगर देखें तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बन रही है और y की वैल्यू क्या बन रही है। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में जाना है, जहां पर y है वहां पे क्या जाके पुट करूंगा h प्लस 15, और जहां पर x है वहां पे क्या जाके पुट करूंगा h, और h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कैसे, h प्लस 15 इज इक्वल टू 3h प्लस, इतना काम करने के बाद कैलकुलेटर को बता देते हैं, और कैलकुलेटर को h की जगह पे क्या पुट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर बनता कुछ इस तरह से, x प्लस 15 इज इक्वल टू 3h प्लस, और जाकर इसको सॉल्व कर लें, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू एन आंसर इज, और जाके 4 को टिक कर दें। अब देखो, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करने का पता है कि कैलकुलेटर से इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ही आप लोग 1.15 पे जाएंगे वहां पर फिर से ऐसी सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ फर्क किस बात का है, एक इक्वेशन आपको बताई और उसमें x की जगह पर अब हम लोगों ने जाके पुट करना है, और y की जगह पे पुट करेंगे, और वैल्यू हमारी देखिए इस तरह से बनेगी x की जगह पे, और कैलकुलेटर में x की जगह पे x ही आ जाएगा, p को रिप्लेस कर रहे हैं x के साथ, प्लस 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर लें तो p की वैल्यू मिलेगी, तो ये आ गया हमारे पास 4, डन। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछे तो भाई इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की फिर वैल्यू क्या होगी 4 8। ये वो पॉइंट है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर इधर आके पॉइंट की वैल्यू पूछ लेता तो हम उसे क्या बताते, 4 एंड ये पॉइंट है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ तो नहीं आई ना, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, क्लियर। अच्छा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या बताना है उसको, आपको क्या गिवन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो अगर अब आप लोग मेरी बात को जरा देखें, जो इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि प्रॉफिट फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला कौन सा बनता है हमारे पास, इन्वर्टेड यू शेप। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन है, और प्रॉफिट फंक्शन को हमेशा मैक्सिमाइज किया जाता है, तो मैक्सिमाइज की वैल्यू हमें इसने बतानी होती है। ऑलराइट, ये हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब अगर यहां पर देखो ब्रेक इवन पॉइंट बताना है तो सिंपली क्या करूं, पी को रिप्लेस कर दूंगा और बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जाकर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दूंगा। आज ये चीज बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। 3, अब देखो ए की वैल्यू क्या जाके पुट करूं, -1, बी की वैल्यू क्या पुट करूं, और कांस्टेंट वैल्यू क्या पुट करें, एंड द आंसर इज 14 एंड 3, और जाके टिक कर दें। ये दोनों आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। एनी डाउट, चले। अब ये चीज ना देखो भाई, दो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आ गए। अब इसकी तरफ से जो ग्राफ बनना है ना वो ये वाला बनना है, और ये देखो ये है मेरे पास मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और इधर प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव होगी। एम आई राइट। तो अब देखो कि यहां पर प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, फिर ऑन एक्स एक्सिस द प्रॉफिट इज 0। अब यहां पर अगर गौर करें, एक पॉइंट ये है जहां पर प्रॉफिट की वैल्यू 0, और दूसरा पॉइंट ये वाला जहां पर प्रॉफिट की वैल्यू 0, तो मेरे पास दो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं।
कि अगर मैं 3 यूनिट्स पर जाऊं तब भी प्रॉफिट 0 होगा, अगर मैं 14 यूनिट्स पर जाऊं तब भी प्रॉफिट। तो एक ऐसी पोजीशन होगी जो मुझे अचीव करनी चाहिए और मुझे उससे ज्यादा अचीव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मेरा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है जो इंशाल्लाह हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में जाके डिस्कस करेंगे कि मुझे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग सीख रहे हैं कि मिनिमम कितने यूनिट सेल करूं कि खुद को मैं प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन, मतलब अपने आप को लॉस से बचा लूं कि मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए, खुद को एटलीस्ट मैं लॉस से बचा लूं। हम ये यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जब लीनियर प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना, तब हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे बनाने चाहिए टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा गया ना, तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं ज्यादा होना, फिर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी। रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो अभी के लिए हम कहां पे फोकस कर रहे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट्स पर। लीनियर प्रोग्रामिंग में फोकस करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए। ऑलराइट, चल ये क्वेश्चन क्लियर है आप सब बच्चों को? द नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे देखें 1.17। अच्छा, आज ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आप लोगों से सॉल्व हो जाना है। कैसे, क्या कहता है भाई, एक पॉइंट ये है, ऑलराइट, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? इन दो इक्वेशंस का। तो आज आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। कैसे? यूज ऑफ कैलकुलेटर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर जाएगी। तो ये जो -1 है ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन देखो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और इसी तरह से ये जो -35 है, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू 35 हो जाएगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? अब मैंने इसको रीअरेंज भी कर दिया। जल्दी से कैलकुलेटर को बताएं और पॉइंट फाइंड करें। अच्छा, अब आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया एंड आंसर इज 2 and -7। जी, किसी को कोई एतराज? सब क्लियर? अच्छा, आज कितना इजी था ना ये फाइंड करना। अच्छा, अब देखो, अब मैंने ना इस पॉइंट और जो पॉइंट मैंने फाइंड किया इसकी मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करूंगा? कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करूंगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। और उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? स्लोप फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट स्लोप इक्वेशन में जाके पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ पढ़ने की हद तक था। अब नहीं करेंगे हम ऐसा। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स का पता चल गया है, इक्वेशंस आपके सामने बनी बनाई मौजूद है। या तो इक्वेशन ना होती फिर एफर्ट पुट करते, इक्वेशन मौजूद है, पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा दो। एक ऐसी इक्वेशन जो हमारे दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब देखो मैंने क्या करना है यहां पर, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन और पहला पॉइंट। जैसे ही मैंने देखा 2, अच्छा देखो 2 × 3 -5 एंड आंसर इज, अच्छा सेटिस्फाई कर गया। तो सेकंड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं इधर ही। अच्छा, सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या करें, 3 की जगह पे आ जाएगा 2, ये देखिए ना 2 and -7 था, और 5 की जगह पर आ जाएगा माइनस माइनस +7 हो जाएगी। ये बात समझ आई है? माइनस उसके साथ था, y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो जैसे ही ये किया आंसर, आपको क्या चाहिए था? 1, तो भाई गलत बात, ये नहीं आएगा। बात क्लियर? अच्छा, इसी तरह से अगर आप लोग सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई करें, 3x + 2y = 19। क्या ये फर्स्ट पॉइंट मैच करते हैं इसके साथ? तो 3 × ये देखो 3 × 3, 3 × 3 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इक्वेशन प्लस 2 × 5। अब देखो राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, सिर्फ चेक करना है, तो इज इक्वल टू 19 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसको देखा
सेकंड पॉइंट कहा भाई मैं तो इसके साथ भी खुश हूं, लेकिन हमने सेकंड वाले से भी पूछना है भाई क्या तुम खुश हो इसके साथ, तो आ जाओ चेक करते हैं इसको। अब 3 की जगह पे क्या आ जाना है, 2 आ जाएगा, और 5 की जगह पर आ जाएगा -7। तो सेकंड पॉइंट ने कहा ना भाई ये भी नहीं चलेगा। ओके, तो हमने भाई इसको भी सॉरी बोल दिया, भाई तुम भी जाओ इधर से। थर्ड इक्वेशन के पास आए, अब इससे पूछा 12 इंटू 3 -5 -31, और इससे पूछो थर्ड पॉइंट क्या था। देखो कितना बेहतरीन अच्छा सा पॉइंट है, वो कहता है यार जो भी है बस नब्ज चलनी चाहिए। ओके, तो ये हर किसी के साथ ही खुश है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है ना बड़ा नखरे वाला था, उसने कहा ना भाई ना सिर्फ नब्ज नहीं चलनी चाहिए, और भी बहुत सी खुसूसियात हों, तो इसलिए ए एंड बी को उसने रिजेक्ट कर दिया। सी उससे पूछते हैं, और अगर इसने इसको भी रिजेक्ट कर दिया तो हम उसे कहेंगे जन्नत में ही जा तू सीधा, नन ऑफ दिस। क्लियर। अब क्या करना है, इधर हम लोगों ने जाकर 3 को रिप्लेस किया 2 के साथ, और -y पुट करेंगे -7, तो वैल्यू क्या बन जाएगी +7। यहां पर ओ माय गॉड आखिर एक्सेप्ट कर ही गए, ये करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, किसी को डाउट? चलें शाबाश। अब देखो कितना इजी सा काम था ना ये। अदरवाइज अगर आप लोग दूसरे मैथ, भाई जो खुशी से जाना चाहे जरूर जाए, तो मुझे ये सुनाने की जरूरत नहीं है सर वो फिर पहला मेथड ज्यादा इजी नहीं है हम इतनी देर इस पे लगा। भाई जाओ पहले मेथड पे जाओ, मैंने कौन सा बांधा हुआ है तुम लोगों को। ओके, मैंने तो हर किस्म के मेथड बताने हैं, लेकिन ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, कसम से पेपर भी नहीं के फेल होते हैं, क्योंकि ये क्लास में बैठे हुए जरा ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे होती हैं, पेपर भी नहीं के रह जाते हैं। तो इतनी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था नॉलेज एक अलग चीज है, पेपर को पास करने का ताल्लुक नॉलेज से नहीं है, वहां पे सिर्फ ट्रिक्स काम आती है, और जिसके बाद ट्रिक्स है ना उसने पेपर को निकाल जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी नॉलेज अपनाते रहो, कोई फायदा नहीं है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम लोग इस बात से कभी नहीं इंप्रेस होते कि सर आज मैंने क्यूएम को उठा के 5 घंटे पढ़ता रहा, तो भाई मैं कभी नहीं इंप्रेस हूंगा तुम लोगों से। जरूरत ही नहीं थी यार उसको 5 घंटे पढ़ने की, तुमने अपनी जिंदगी के 5 घंटे जाय करके रख दी हैं। वो तो मेरे ख्याल से अगर तुम सपोज 20 25 30 मिनट पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से वो 5 घंटे वाला काम हो सकता था। तो मुझे आके ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मैंने 100 क्वेश्चन कर दिए। क्या पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने 100 क्वेश्चन कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन में स्टोरी खत्म हो रही थी, तुमने 100 कर दी है। जरूरत ही नहीं थी तुम्हें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, तो ये इंप्रेस किसी और को करना, हम लोग नहीं होने वाले इन चीजों से कभी भी इंप्रेस। हमें वो टेस्ट में मार्क्स चाहिए, तो मुझे पता चले भाई सर ये देखें ये आपने टेस्ट लिया तो मेरे 100% मार्क्स हैं, शाबाश बच्चे गुड बहुत अच्छे चल रहे हो। आप मुझे कहो मैं 10 घंटे पढ़ता रहा और मार्क्स 0 आ गए, मेरे लिए तो 0 ही हो तुम। भाई इतना सा फर्क है आप लोगों के पढ़ने में। तो इस बात से हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप दिन रात पढ़ते रहे, तो बेटा पढ़ना भी स्टडी होती है। अब आप मैसेजेस पढ़ते रहो मुझे आके कहीं तो सर मैं तो पढ़ता रहा, अब मुझे क्या पता क्या पढ़ता रहा, क्यों भाई? और मैं लिखता रहा, टाइपिंग करता रहा मैं, और मैं रात भर सो नहीं सका, तो जिसने नहीं सोने दिया उसको कहो जी। 1.18, a firm is introducing a new washing detergent. The firm plans to sell a family size box for rupees. Production estimates have shown that variable cost आ गई, this one fixed cost आ गई, this one बाकी सारी स्टोरी बनाया जा रहा है, बस आपको घुमा रहा है कि भाई तुम इधर ही बस डिटर्जेंट बेचते रहो। तो आपने डिटर्जेंट नहीं बेचना, आपने अपनी मतलब की चीजें उसमें से निकालनी है और आ जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो देखो चाहे इतनी बड़ी स्टोरी हो, चाहे यही बात एक आधी लाइन में बता दे, क्वेश्चन का आंसर क्या आना है, फिक्स्ड कॉस्ट divided by selling price which is 24 minus variable cost which is 21.6 and the answer is 15,000। अच्छा यहाँ पे फिर ऐसा ना हो कि पता चले कि आपने पी रखी है और 15,000 को 1500 टिक किया और हम गो एंड किल द वेव।
और ढोल बजा रहे हैं हम कि क्वेश्चन ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो सर वो तो मुझे पता ही नहीं चला, 15,000 था मैंने 1500 को जाके टिक कर दिया, या मैंने 150,000 को टिक कर दिया। बहुत से शहजादे में ऐसे बैठे हुए होते हैं, और शहजादियां भी ऐसी होती हैं। ये ना समझना कि शायद आप लोग सारे कुछ जीनियस हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। ओके हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट वन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।